हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का मेक्सिकन लीग का मैच जो कि होने जा रहा है क्रूज़ अज़ुल और टिग्रेस उनाल के बीच में। तो एक टीम को हम क्रूज़ या अज़ुल ऐसे कुछ नाम से पुकारेंगे और दूसरी टीम को टिग्रे नाम से पुकारेंगे। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर आज वाले मैच की मैं बात करूँ, काफ़ी सही गया था, मैं सही बताऊँ तो एक अनएक्सपेक्टेड पेनल्टी टेकर के वजह से अल्ट्रा स्वीप ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 70 to 75% लोगों ने जीत हासिल ज़रूर करी होगी, क्योंकि हमारे जो मेन कैप्टन चॉइस थे उन्होंने 2 गोल मारे थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों टीमों से गोल होने की चांसेस हैं, स्पेशली मज़दलन गोल तो ज़रूर खाएगी चाहे वो एक गोल कर दें। तो वही हुआ। ठीक है, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा गोल तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली हुआरेस 3 गोल खा लेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में हो ये भी मतलब ज़रूरी नहीं। तो आई होप आप लोग सभी के अच्छे जा रहे होंगे। जितने भी मैचेस हमने कवर करे हैं फुटबॉल में, स्पेशली मेक्सिकन लीग, जे लीग का तो मैंने बताई है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लीग हो चुका है वो इस मोमेंट पे। लेकिन मेक्सिकन लीग आई होप आप सभी के अच्छे जा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच एक टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ आपको समझना होता है इन टॉप ऑफ द टेबल क्लैशेस में कि यहाँ पर टैक्टिकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 1, मतलब क्योंकि समझ ही सकते हैं यार, एक लीग की टॉप की टीमें जो हैं तो उनमें अगर लीग जितना भी ख़राब क्यों ना हो, थोड़ा बहुत क्वालिटी इन टीमों में होता है। ठीक है, तो टैक्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ हम घर बैठ के सोच रहे हैं कि ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी वीकनेस है, उससे कई गुना पहले वो वहाँ पे जो कोचिंग स्टाफ्स वगैरह होते हैं उनको पता होता है कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, और उसके हिसाब से वो काम भी करके आते हैं। सारी टीमें काम करती हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो वीक हो, लेकिन इनके पास बैकअप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और क्वालिटीज़ भी होते हैं उन बैकअप में। तो ये है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा जो चीज़ है कि जो मेन प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो मेन अटैकर्स होते हैं इस तरह के मैचेस में, अटैकर्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वही मैच चेंज करते हैं गोल्स वगैरह करके। तो मेन जो अटैकर्स होते हैं इस तरह के मैचेस में ना बहुत बार बॉटल्ड हो जाते हैं, मतलब उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्राइकर्स की तरफ या गोल स्कोरर्स की तरफ ही यहाँ पर मतलब डीपली मत चले जाना। काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। हम सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। करंट पोजीशन की बात करें, क्रूज़ अज़ुल दूसरे और टिग्रे फोर्थ पोजीशन पर है। अगर कल का मैच टिग्रे जीत जाती है तो वो क्रूज़ अज़ुल के ऊपर आ जाएंगे। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था 2-1 से जीत हासिल करी थी क्रूज़ अज़ुल ने, और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच था। और जो चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्ट्राइकर्स हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बॉटल्ड हो चुके थे। टिग्रे की तरफ से इनके मेन अटैकर हैं आंद्रे पिरिये जीनियाक। ठीक है, आगे भी मैं इनके बारे में बहुत कुछ बातें कहूँगा। ये यहाँ पर बॉटल्ड हो चुके थे। और यहाँ पर जो 2 मेन अटैकर्स हैं, जोनाथन रोड्रिगेज और संटियागो जिमेनेज़, ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से बॉटल्ड हो चुके थे। यहाँ पर जो जीत हासिल करा था क्रूज़ अज़ुल ने, एक गोल उन्होंने सेट पीस से करा था जहाँ पर लुई रोमो ने गोल करा था, और दूसरा गोल अंत मोमेंट पे आके यहाँ पर अल्दरेत ने गोल करा था। बस यही जो होता है इन मैचेस पर, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर रखती है दोनों ही टीमें, हाई क्वालिटी है क्योंकि दोनों टीमों के पास। तो दोनों ही टीमों के जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, ये सब जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको तो कॉन्सिस्टेंटली काम करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ आपको कल के मैच में भी देखने को ज़रूर मिलेगी कि जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं वो कॉन्सिस्टेंटली पॉइंट्स आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं। हो सकता है गोल असिस्ट करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं, राफेल कैरियोशा और गुइल्डो पिज़ारो ये यहाँ पर खेल रहे थे। इन दोनों ने ही बहुत ही सही काम करा था, भले ही गोल असिस्ट में कोई काम नहीं, रोल नहीं था। और यहाँ पर खेल रहे थे राफेल बाका, लुई रोमो जो आप देख रहे हैं ना, आगे मैं इनके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पर सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे, किसी भी वक्त सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की तरफ भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखे थे, भले ही गोल असिस्ट उनसे नहीं हुआ। तो अगर रिपोर्ट पर आ जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अटैक एंड मिडफील्ड क्वाइट कॉम्पैक्ट अगेन, बट फ्यू एरर्स इन द डिफेंस की वजह से यहाँ पर ये मैच इनको हारना पड़ा। मतलब जीत नहीं, माफ़ करना, गलत मैंने रिपोर्ट दिखा दिया। जो हाईली कॉम्पिटिटिव गेम एज एक्सपेक्टेड, दोनों ही टीमों के अटैकर्स यहाँ पर बॉटल्ड हो चुके थे जो मैंने आपको बताया। टिग्रे यहाँ पर बेटर साइड थी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैच, लेकिन डिफेंसिव ब्रिलियंस ऑफ क्रूज़ अज़ुल के वजह से यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक गोल लेकिन दोनों ही टीमों ने मिनिमम कंसीड करे ही थे। पोजीशन यहाँ पर टिग्रे के पास था, तो मतलब आप समझ सकते हैं पूरा मैच टिग्रे ने कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ पर क्रूज़ अज़ुल ने सेट पीस से गोल करा। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, इन नामों को ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको कह सकता हूँ ना दोनों ही टीमों के बारे में,
भले ही डिफेंसिवली इनके रिकॉर्ड्स इस सीज़न में अच्छे चल रहे हैं, दोनों टीम जॉइंट सेकंड लोएस्ट गोल कंसीडिंग टीम है, लेकिन इनके डिफेंडर्स का अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो कुछ खास अच्छा नहीं है। मतलब अगर क्लीन शीट का बोनस मिल जाता है 20 पॉइंट का तो शायद ये काफ़ी डिसेंट पॉइंट स्कोरर आपको दिखें, लेकिन अगर दोनों ही टीमें गोल कंसीड करती है ना, तो कल के मैच में मुझे नहीं लगता कि ड्रीम टीम में, अगर समझ लीजिए एक एक का भी स्कोर लाइन होता है तो भी ड्रीम टीम में मुझे नहीं लगता कि 3 से ज़्यादा डिफेंडर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जो डिफेंडर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोर करते नहीं हैं। क्योंकि ये दोनों ही टीमें क्या है कि थोड़ा सा क्योंकि क्वालिटी रखते हैं तो हाई ऑर्डर पे खेलते हैं, मतलब डिफेंस में ज़्यादा इनका काम होता नहीं है, ठीक है। और इनके डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आते भी नहीं हैं, तो इसीलिए इनके डिफेंडर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी नहीं पड़ती है। कंपैरेटिवली अगर आप बताएं कि इनके जो डिफेंसिव मिडफील्ड है, सेंट्रल मिडफील्ड है, यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनके डिफेंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके नहीं देते हैं। ये एक चीज़ है जो आप आगे भी नोटिस कर सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस मैच की अगर बात करें तो रोमो ने सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पर जीते थे, और उसके बाद क्लियरेंसेस के मामले में एल्ड्रेथ और डोमिनगेस, तो एल्ड्रेथ ने गोल भी करा था जो आपने ऊपर देखा, और जैसे पासेस के मामले पिज्जारो और साल्सेडो, क्योंकि टिग्रे ने पोजीशन रखा था। क्विनोनेस और डुएनस के यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द क्रॉसेस थे। क्विनोनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे खेल रहे थे राइट मिडफील्डर के तौर पे, बहुत ही सही प्लेयर हैं, ठीक है। ये डिफेंसिव रोल पे भी खेल सकते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा अटैक पे नहीं जाते हैं, लेकिन डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में एक बहुत ही अच्छा लिंकअप का वो काम वगैरह करते रहते हैं। इस मैच में कोई गोल असिस्ट इनका नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट पॉइंट स्कोर उन्होंने करा दिया था। और डुएनस जो यहाँ पर लेफ्ट बैक खेल रहे थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों टीमों की क्वालिटी वगैरह क्या क्या है, तो क्रूज अज़ुल ने यहाँ पर नेकाक्सा को हराया था 3-0 से। ऑफकोर्स इनसे तो वीक टीम है ही, तो यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ जो है आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिए 3 गोल हुआ था, एक गोल उनके लिए करा था यहाँ पर जोनाथन रॉड्रिगेज ने, बहुत ही ज़्यादा लीथल स्ट्राइकर हैं ये, ठीक है। गोल अगर करें या नहीं भी करें, अटैकिंग थर्ड में हमेशा ही ओपोनेंट डिफेंस को प्रेशर में रखते हैं। शॉट्स ऑन टारगेट लगभग 1-2 शॉट्स तो आप इनसे उम्मीद रख ही सकते हैं, और इसीलिए अगर आप देखेंगे अभी ड्रीम 11 पर तो पॉइंट्स भी इनको काफ़ी मिले थे। एक आध जो मैच इन्होंने खेला हुआ था ड्रीम 11 पर लिस्टेड जो मैचेस थे, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी डिसेंट है, और मुझे नहीं लगता अगर ये खेलते हैं तो आप इनको गलती से मिस कर सकते हैं। पेनल्टी भी शायद लेते हैं, सेट पीस में भी काफ़ी अच्छे मतलब लंबे चौड़े हैं, सेट पीस में भी काफ़ी डिसेंट हो सकते हैं, और बॉक्स के आसपास बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं ये। इनके साथ यहाँ पर खेल रहे सैंटियागो जिमेनेज थोड़ा सा मतलब लोअर क्वालिटी है, लेकिन ये दोनों ही मतलब ये जो दोनों अटैकर हैं काफ़ी सही अटैकर हैं। अटैकिंग थर्ड में आप इनसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जो गोल स्कोरर्स थे यहाँ पर जोनाथन रॉड्रिगेज ने गोल किया, उसके बाद डोमिनगेस इन्होंने सेट पीस से गोल करा, और एस्कोबार का यहाँ पर गोल था। लेकिन जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए डिस्पाइट टीम जीती है, काफ़ी अच्छे डिफरेंस से जीती है, ओपोनेंट की टीम से खास कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन ओवरऑल डिफेंस को यहाँ पर काफ़ी काम करना पड़ा था। सेंट्रल डिफेंस से गोल भी आया, मिडफील्ड सेंट्रल मिडफील्ड ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करा। इनके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में 2-3 बहुत ही सही फुटबॉलर हैं, और ये कॉन्सिस्टेंटली वर्कलोड लेते रहते हैं। लुइस रोमो आपने देखा ऊपर जो हेड टू हेड मैच था सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे, यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्ड में आए। उसके बाद राफेल बाका एक और प्लेयर है जो आगे आपको उनका नाम दिख जाएगा। तो ये प्लेयर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहते हैं, और ये एक चीज़ है, ठीक है। मतलब क्रूज अज़ुल का भी और टिग्रेस का भी मैं आगे जब आपको दिखाऊंगा, ये दोनों टीमें ऐसी है ना, ये कोशिश करते हैं मैच को कंट्रोल करें, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप में पास खेलें, मोमेंटम तैयार करें, उसके बाद अगर एक आध गोल हो तो हो और उसको डिफेंड करें, ठीक है। इनका टारगेट जो होता है बहुत ज़्यादा गोल्स करके जीतने का टारगेट इनका नहीं होता है। हाँ, अगर अब अभी आप उनको चांसेस दोगे, अपने आप में बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, तब ये ज़रूर गोल करेंगे, नहीं तो इनका टारगेट क्या होता है कि 1-2 गोल ही हो, लेकिन मतलब क्लीन शीट के साथ जीता जाए, गोल कंसीड ना करा जाए, ठीक है। टिग्रेस पिछले 4-5 मैचों में ये चीज़ बहुत हद तक कर भी चुकी है। क्रूज अज़ुल गोल लगभग कंसीड कर ही लेती है, एक आध गोल ये कंसीड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बताऊं अभी तक इस सीज़न में तो दोनों का ही गोल कंसीड बहुत ही अच्छा रहा है, गोल कंसीड का रेशियो बहुत ही कम रहा है। 13 मैचेस के बाद शायद दोनों ही टीमों ने 11-11 गोल कंसीड किए हैं, लेकिन ये एक अप्रोच रहता है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं 3-0 से जीती है नेकाक्सा, काफ़ी वीकर टीम है, लेकिन पूरे टीम में इन्वॉल्वमेंट रहा है, और यही एक चीज़ है। बाकी सेट पीस से जो गोल हुए सो हुए, तो फुल कंट्रोल ऑफ द मिडफील्ड, सो डू द मैच, ए कंप्लीट परफॉर्मेंस। यूज़ ऑफ द विंग्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, फुल बैक्स ने कंट्रीब्यूट करा।
फिनिशिंग यहाँ पर थोड़ा सा वीक था, लेकिन सेट पीस के वजह से यहाँ पर काफ़ी काम हो गया, 2 गोल वहाँ से आ गए। पोजीशन रखा, डोमिनगेज सबसे ज़्यादा पासेस और रॉड्रिगेज के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस वगैरह थे। रॉड्रिगेज मतलब ये जो है जोनाथन रॉड्रिगेज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे और उनका शॉट्स ऑन टारगेट भी ज़्यादा था। और साथ में डोमिनगेज जो इन्होंने गोल करा था, इस वजह से 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे। तोलुका से यहाँ पर हारना पड़ा। अभी क्या है देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बताया कि इनका टारगेट क्या होता है कि एक आध गोल करके उसको डिफेंड करा जाए या फिर मैच में मोमेंटम बरकरार रखा जाए, ओपोनेंट को मैच में आने ना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था कि तोलुका की जो टीम थी वो भी इसी तरह के अप्रोच के साथ आई थी। इनके पास भी ज़्यादा क्वालिटी वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो कर सकते थे वो चीज़ उन्होंने करा। डिफेंस और मिडफील्ड, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड जो है वहाँ पर लोगों का भरमार कर दिया। इससे क्या हुआ, एकदम शुरुआत में उन्होंने गोल कर दिया, तो इससे क्या हुआ, क्रूज अज़ुल डिस्पाइट इनके पास उतना ज़्यादा अटैकिंग फायर पावर नहीं है, एक आध प्लेयर को छोड़कर वो पूरे मैच में नॉक करते रहे तोलुका के डिफेंस में और उनके डिफेंसिव थर्ड में कि एक आध गोल और हो जाए, लेकिन वो करने नहीं दिया तोलुका के डिफेंसिव प्लेयर्स ने। और इसीलिए आप नोटिस करिए, गोल्स भी जो हुए वो भी सेट पीस से ही हुए। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके अटैकर्स ने बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दिया था, लेकिन इनके पूरे डिफेंसिव यूनिट ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि क्रूज अज़ुल के जो अटैकर्स थे इन्होंने तो ये तो नॉक करते रहे, लेकिन गोल्स इनसे नहीं हुआ। इनके गोलकीपर जो थे लगभग 7 से 8 सेव्स इन्होंने करे थे। इनके सारे डिफेंडर्स, डिफेंसिव मिडफील्ड सब ने यहाँ पर कमाल का काम किया। तो ये जो है, ये है क्रूज अज़ुल की वीकनेस। ये इनका टारगेट यही होता है कि खेल को तैयार किया जाए, मोमेंटम बनाया जाए, फिर जाके गोल करा जाए। लेकिन अगर कोई टीम इनिशियली ही इनके अगेंस्ट में गोल करके पूरा मैच अच्छी खासी डिफेंसिव यूनिट के साथ आ जाती है तो क्रूज अज़ुल के हवा टाइट हो जाते हैं। ठीक है, इनके जो भी बड़े बड़े अटैकर्स हैं उनको रोका जा सकता है और उनको यहाँ पर रोका भी हुआ है। ये होता बहुत कम है, 10 में से शायद 1 या 2 मैच में हो, लेकिन होता है। ठीक है, और यही चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। डिफेंस में कुछ गड़बड़ी इन्होंने करी थी जिसके वजह से तोलुका ने यहाँ पर 2 गोल कर दिया था, नहीं तो इनका टारगेट तो 1 गोल करके उसको पूरे मैच में डिफेंड करने का ही था। मिडफील्ड वाज वेल कंट्रोल्ड बट लैक ऑफ अटैकिंग फायर पावर, एक आध मिस्टेक की वजह से यहाँ पर उनको हारना पड़ा। दोनों ही गोल सेट पीस से गोल करा, कि नहीं तो तोलुका भी बहुत ही सही कुछ टीम नहीं थी। 67% पोजीशन रखा था मैच में, मतलब मैच पूरी तरीके से कंट्रोल किया था जैसा वो करना चाहते हैं, लेकिन गोल्स उनसे नहीं हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, रिवेरो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। यहाँ पर उनको रोल पे आना पड़ा था, लेकिन हो सकता है कि ऐसे मैचेस में आप उनसे पॉइंट्स की उम्मीद ना करें, लेकिन जब बात बड़ी टीमों के अगेंस्ट में आती है ना, इनका रोल आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं, पासिंग के मामले में सबसे ऊपर इनका नाम आता है जब भी ये खेलते हैं। डिफेंसिव क्वालिटी सारे अच्छे हैं, और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि डिफेंसिव क्वालिटीज़ के मामले में इनके जो डिफेंडर्स होते हैं उनसे ज़्यादा पॉइंट्स इनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स कलेक्ट करके देते हैं, तो रिवेरो का नाम भी उसमें आता है। और अटैकिंग थर्ड में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस वगैरह रखते हैं, मतलब आउट ऑफ नोवेयर कई कबार शॉट्स ऑन टारगेट भी आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। तो अगर खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है रिवेरो सेंट्रल मिडफील्ड में। उसके बाद अल्रेद का क्रॉस, एस्कोबार साथ में, और उसके बाद योटून, रॉड्रिगेज जो इनके मेन अटैकर हैं, शॉट्स ऑन टारगेट उनके। और आखिरी मैच मज़ल्दन के अगेंस्ट में यहाँ पर 3-2 से जीत हासिल करा, फिर से वही चीज़। ठीक है, मोमेंटम बनाया, गोल करा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंट कुछ मैचेस में क्रूज अज़ुल गोल कंसीड कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। 2 गोल उन्होंने कंसीड करे भी, 3 गोल हालांकि वापस करा था, 1 गोल उनमें से पेनल्टी से था। और जो गोल स्कोरर्स थे, जोनाथन रॉड्रिगेज के 2 गोल और दोनों ही गोल पेनल्टी से आए थे। ठीक है, और सांटियागो जिमेनेज़ ने यहाँ पर गोल करा था। बाकी जो प्लेयर्स पे आप नज़र रख सकते हैं, एलियास हर्नांडेज या जूलियन एस्कोबार में से कोई एक राइट बैक पे स्टार्ट करता है। एलियास हर्नांडेज ये राइट बैक पे भी खेल सकते हैं, राइट मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। अभी तो डिफेंस में लिस्टेड हैं और मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा मैनेज आप कर पाएंगे। सिलेक्शन परसेंटेज ऑफकोर्स डिसेंट है, लेकिन मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे कलेक्ट कर सकते हैं और विंग पे काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं। और साथ में यहाँ पर रिवेरो और रोमो जैसे डिफेंसिव मिडफील्डर्स वगैरह थे। तो थैंक्स टू द वीकर ओपोनेंट, मज़ल्दन की टीम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कल के वीडियो में कि डिफेंसिवली काफ़ी वीक टीम होती है, जिसके वजह से उनको काफ़ी चांसेस मिले और 2 पेनल्टी कंसीड किया जिसकी वजह से वो जीत पाए। नहीं तो यहाँ पर भी वो चीज़ हो रहा था उनके अगेंस्ट में, मतलब
गेम जो भी टीम खेलती है ना, मतलब पहले मिनट से अटैक पे जाए, उनको मोमेंटम तैयार करने ना दे, ऐसे टीमों के अगेंस्ट में हमेशा ही क्रूज अज़ुल को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर लकी थे, 2 पेनल्टी मिला, वो गोल हुआ। अगर वो नहीं मिलता तो शायद यहाँ पर भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता था। अटैकिंग थर्ड हालांकि एक्टिव था, गोल्स गिफ्टेड हुए उनको, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट सपोर्ट में गया। स्कोर्ड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीस डोमिनगेस, जो उनकी सेंट्रल डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। स्टैटिस्टिकली बहुत खास कुछ तो नहीं है, लेकिन है जो भी हैं, उनकी क्लियरेंस वगैरह है। और इंटरसेप्शन के मामले में इनका नाम को दिख जाएगा। अल्द्रेत की सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, और रॉड्रिगेस और जिमेनेज जो इनके मेन 2 अटैकर्स हैं, इनके सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट। जिमेनेज का थोड़ा सा कम है, मैं कहूँगा, मतलब रॉड्रिगेज से थोड़ा पीछे इनका नंबर आएगा। स्टैटिस्टिक्स के मामले में भी हर तरफ से ही पेनल्टी वगैरह भी ये नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी डिसेंट अटैकर हैं। और कल के मैच में अगर खेलते हैं तो शायद जिनियाक और जोनाथन रॉड्रिगेज के बाद आप इनको कंसिडरेशन में ला सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। तो ये है क्रूज अज़ुल, बिल्कुल क्लियर सा आइडिया जो मैं आपको देना चाहूँगा इनके बारे में। इनका टारगेट पहले मिनट से ही गोल करने का नहीं होता है। ये कोशिश करते हैं कि 20, 25, 30 मिनट तक खेल के मोमेंटम को तैयार किया जाए, खुद के अंदर पासेस खेलें, धीरे धीरे करके ऊपर आएँ और उसके बाद गोल करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल स्कोरिंग ये टीम नहीं है, भले ही इनके पास काफ़ी डिसेंट अटैकर्स हैं। 2 गोल, कुछ मैचों में 3 गोल, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई टीम पहले मिनट से इनको गेम तैयार करने नहीं देती है, इनका मोमेंटम बर्बाद कर देती है, तब जाके इनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। इंडिविजुअल क्वालिटी ज़्यादा है, इसीलिए कुछ मैचों में वो जीत भी पाए हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, पोजीशन लगभग रखते हैं। और एक चीज़ जो आप दोनों ही टीमों में कॉमन पाएंगे वो इसके लिए भी लागू होता है कि डिफेंसिव क्वालिटीज़ जो है वो इनकी डिफेंडरों से इनकी डिफेंसिव मिडफील्ड में ज़्यादा है। तो अगर आप डिफेंसिव पॉइंट्स की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिफेंसिव मिडफील्ड के जो प्लेयर्स होंगे उनसे ही आप ये पॉइंट ज़्यादा ले जाएं। अभी टिग्रेस के बारे में बात करते हैं, तो इनका भी वही चलता है। ठीक है, पहले मिनट से मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं, पासेस निकालते हैं, लेकिन इनका जो डिफेंस है ये कंपैरेटिवली बेटर रहा है पिछले कुछ मैचों में क्रूज अज़ुल से। मतलब क्रूज अज़ुल अगर एक आध गोल खा भी लेती है बीच बीच में, टिग्रे का उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर गुआलादाजारा जो नाम है, इसने हरा दिया था टिग्रेस को। ठीक है, काफ़ी नीचे बाजार की टीम है इनसे। तो क्या किया था आप देखिए, डिफेंसिवली यहाँ पर कर दिया था इनको एक्सपोज। और सबसे बड़ी बात, इनके जो वन ऑफ द मेन मतलब डिफेंसिव मिडफील्ड में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं राफेल कैरियोसा, वो यहाँ पर हो चुके थे आउट, रेड कार्ड उनको मिला था। और इनका रहना ना रहना बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर गया था, और डिफरेंस करता भी है। बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले कंट्रोलर हैं ये मिडफील्ड में, ये नहीं थे तो पूरी तरीके से प्लान जो है वो बर्बाद हो गया था। उसके बाद ही जो गोल्स वगैरह थे गुआलादाजारा ने उन्होंने करे थे। और उससे बड़ी बात, टिग्रेस ने यहाँ पर ज़्यादा अटैकर्स वो लाए भी नहीं थे, और एक प्लेयर डाउन भी हो चुका था, तो ज़्यादा अटैक पे वो जा भी नहीं सकते थे। तो वही चीज़ जो क्रूज अज़ुल की तरफ से मैंने बताया, टिग्रेस की तरफ से भी वही है कि पहले शुरुआत में ही अगर इनके प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाए, ओपोनेंट प्रेशर बनाना शुरू कर दे, तो इनके ऊपर मतलब इनके जो गेम प्लान है वो बर्बाद हो भी सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ। ठीक है, इनके जो वन ऑफ द मेन मिडफील्डर्स है वो ऑफ हो गए। उस शुरुआत में ही गोल कंसीड कर लिया टीम ने, तो उसके बाद से मैच में वापस आने का कोई ज़्यादा चांस नहीं था इनके तरफ से। यहाँ पर भी इनको रेड कार्ड पड़ा था गुआलादाजारा के कोई प्लेयर को, लेकिन वो काफ़ी लेट पड़ा था, इनको काफ़ी अर्ली पड़ गया था रेड कार्ड। तो डिस्पाइट बीइंग अटैकिंगली स्ट्रॉन्ग एंड अर्ली रेड कार्ड ऑन सम एरर्स इन डिफेंस डाउन देम, साइड मिडफील्डर्स भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ पर साइड मिडफील्डर्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करती है टिग्रे, आगे हम देखेंगे। पोजीशन यहाँ पर रखा था। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो पिज़ारो, दोनों प्लेयर्स ही जो होते हैं ना, ये पूरी तरीके से डिफेंसिव क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और सिर्फ डिफेंसिव क्वालिटी नहीं, पूरे मिडफील्ड को ही ये मेंटेन करते हैं। ये आप कह सकते हैं राफेल कैरियोसा और गुल्डो पिज़ारो। तो ये चीज़ आपको आगे भी दिखती रहेंगी। पोजीशन रखा था तो डुएनास, रेस, मेज़ा, रॉड्रिगेज, इनके पासेस आपको दिख जाएंगे। और जिनिया के सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट, ये सारे जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं इनके ही पासेस वगैरह हैं। डिएगो रेस एक ऐसे प्लेयर है, ये ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। ठीक है, यही शायद एक लौता मैच था इस सीज़न में जहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करा हो, लेकिन सारे डिफेंसिव पैरामीटर्स इनके बेटर हैं दैन एनी डिफेंडर जो कि रेगुलरली खेल रहे हैं।
ठीक है, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मुझे नज़र आई है। सारे डिफेंसिव पैरामीटर्स, इवन सेट पीस में भी जो प्रेशर बनाना होता है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है, जो एक मैच इन्होंने पूरा खेला है। बाकी किसी भी मैच पर इनको स्टार्ट नहीं किया गया था, पता नहीं मेरे को क्यों। अच्छा, यहाँ पर सैंटोस को उन्होंने 2-0 से हराया था और यहाँ पर क्लीन जीत दर्ज करी थी उन्होंने। यहाँ से इनकी जो स्ट्रेंथ है आपको समझ में आ जाएगी। फिर से वही चीज़ जो आपने क्रूज अज़ुल की तरफ से देखा। अब नोटिस करिए, टीम 2-0 से जीत रही है, ठीक है। ओपोनेंट टीम के भी अटैकर्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिफेंस में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है देखिए, ठीक है। एक गोल यहाँ पर ओन गोल और कर दिया था उनके ओपोनेंट के जो गोलकीपर थे, और किसी ने बेंच से आके गोल करा होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो साइड मिडफील्डर्स हैं, लुइस रोड्रिगेज और हावियर अक्विनो, इन्होंने अच्छा ऑपरेट करा था। और सेंट्रल मिडफील्ड में राफेल कारियोसा जो एवर रिलायबल है, और यहाँ पर डुएनास जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे, इन्होंने ऑपरेट वगैरह करे हैं। अटैकिंग थर्ड में आंद्रे पिडिया जिनिया इनके मेन अटैकर हैं, जिन्होंने प्रेशर वगैरह बनाया हुआ था, हालांकि गोल इनसे नहीं हुआ। बस यही चीज़ें हैं, फुल कॉम्पैक्ट गेम, कंट्रोल द होल मैच। यही चीज़, सेम चीज़ जो क्रूज अज़ुल करती है वही चीज़ आपको यहाँ से भी दिख जाएंगी। साइड ऑपरेटर मिडफील्डर्स ने ऑपरेट करा, पोजीशन रखा। कारियोचा देखिए जहाँ पर वो खेल रहे हैं सबसे ज़्यादा पासेस, और भी बहुत सारी पैरामीटर्स के ये पॉइंट्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, जो मैं आपको मेनली समझाना चाहता हूँ। फर्नांडेज के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, और क्विनोनेस जो यहाँ पर खेल रहे थे सबसे ज़्यादा शॉट्स उन्होंने लिए थे, जूलियन क्विनोनेस। दो तरह के क्विनोनेस हैं, एक है जूलियन क्विनोनेस जो आपको फॉरवर्ड में लिस्टेड मिल जाएंगे, और लुइस क्विनोनेस हैं जो डिफेंसिव मिडफील्ड या लेफ्ट मिडफील्ड में खेलते हैं। ये डिफेंसिव क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं। और आखिरी मैच टोलुका से यहाँ पर 3-2 से हारना पड़ा था, और यही शायद आखिरी मैच था या फिर आखिरी हार था इनका। तो यहाँ पर भी वही चीज़, इनिशियली गोल कंसीड कर लिया और उसके बाद से उनका जो गेम प्लान था वो पूरा बर्बाद हो गया। जिनियाक के यहाँ पर 2 गोल थे, और फिर से नोटिस करिए कि मेन अटैकर्स नहीं खेल रहे हैं, मतलब इनके साथ और कोई अटैकर नहीं खेल रहा है। तो अटैकिंग थर्ड में यहाँ पर जो मैच हुआ था, यहाँ पर खेल रहे थे 3 फॉरवर्ड्स, लेकिन जैसे ही वो टीम एक फॉरवर्ड पे आ जाती है ना, तो उनके जो अटैकिंग प्लान्स वगैरह हैं वो हो जाता है बर्बाद। एक फॉरवर्ड का मतलब भी है कि वो शुरुआत से ही डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं, और अगर वहाँ पे ही कोई जाके उनको हिट कर देता है, उनकी डिफेंसिव मेंटालिटी को ब्रेक कर देता है, तब जाके उनका प्लान जो है पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी 2 गोल करे थे उन्होंने, लेकिन डिफेंस और गोलकीपरों में से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी उन्होंने करी थी। फिर से आप देख सकते हैं राफेल कारियोचा और गुल्टो पिज़ारो के मिडफील्ड में काफ़ी अच्छा कंट्रोल था, लेकिन फिर भी गोल उनको कंसीड करना ही पड़ा। अटैक और मिडफील्ड ठीक ठाक था, लेकिन फ्यू एरर्स इन द डिफेंस की वजह से यहाँ पर मैच हारना पड़ा। टोलुका प्लेड देयर नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव गेम एंड क्वाइट सक्सेसफुल इन देयर पोजीशन। फिर से रखा क्विनोनेस, जो ये क्विनोनेस है, दोनों क्विनोनेस है, कंफ्यूज मत हो जाना। लुइस क्विनोनेस जो मिडफील्ड में लिस्टेड होंगे, ये जनरली साइड में खेलते हैं, किसी एक साइड में, तो इनके टैकल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। उसके बाद मेज़ा का क्लियरेंस, कारियोचा फिर से देखिए सबसे ज़्यादा पासेस, क्विनोनेस के क्रॉसेस भी हैं, और उसके बाद फर्नांडेज, जिनियाक के सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट और 2 गोल ऑफ कोर्स। तो ये है टिग्रे के बारे में पूरा आइडिया। सेम उनका भी प्लान है क्रूज अज़ुल की तरह, मैच को मेंटेन करना, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ाना, उसके बाद जाके गोल्स वगैरह करके उसको डिफेंड करके जीतने की कोशिश करना। लेकिन अगर शुरुआत में ही कोई टीम उनको अटैक में हिट कर देती है, उनके डिफेंसिव प्लान को बर्बाद कर देती है, तो उनका मोमेंटम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं इनके मिडफील्ड में भी और इनके डिफेंसिव थर्ड में भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप कंसंट्रेशन में रख सकते हैं, आगे हम बात करेंगे भी। लेकिन क्रूज अज़ुल की तरह इनकी तरफ से भी मैं वही चीज़ कहूँगा कि इनके डिफेंडर्स डिफेंसिव पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स कल करके नहीं देते हैं। अगर क्लीन शीट का बोनस मिलता है तो अलग बात, नहीं तो आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, इनके डिफेंसिव मिडफील्ड से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद और रिसेंट जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, उनको कंसिडर करने के बाद मुझे लग रहा है कल के मैच में आपको दोनों ही टीमों की तरफ से कम 1 गोल तो देखने को ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि ओपोनेंट के जो मेन अटैकर्स होंगे उनको भी पूरी तरीके से नज़र में रखा जाएगा, तो ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं। डिफेंसिव जो मिडफील्डर्स होंगे दोनों ही टीमों की तरफ से कम 1 करके आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कल के मैच में इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेरा जो फाइनल प्रेडिक्शन होगा इस मैच के लिए वो 1-1 या 2-1 किसी एक साइड की तरफ से होगा। लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस में टिग्रे का डिफेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। रिसेंट उन्होंने लगातार क्लीन शीट वगैरह भी रखे हुए हैं, तो अगर आप किसी टीम का ज़्यादा डिफेंडर रखना चाहते हैं तो वो टीम आप टिग्रे को ही पहले कंसीडर करें, यही मेरा सजेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। ये सेट पीस टेकर्स हैं, इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। पेनल्टी में रॉड्रिगेज, जिमेनेज जो मेन अटैकर्स हैं, उसके बाद योतून का नाम आता है। फ्री किक में रिवेरो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सेट पीस में कभी कभार आ जाते हैं, रॉड्रिगेज के साथ एल्ड्रेथ।
टिग्रेस की तरफ से जिनियाक और एडुआर्डो वार्गास जो रेगुलर स्टार्टर नहीं है टीम में। फ्री किक में जिनियाक के साथ लूकास फर्नांडिस और एडुआर्डो वार्गास का नाम आएगा। स्टैटिस्टिकली बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े नाम हैं, जोनाथन रोड्रिगेज और यहाँ से जिनियाक मेन अटैकर्स हैं टीम के, और लगभग हर मैच में पॉइंट तो ये स्कोर करते ही रहते हैं। उसके बाद सैंटियागो जिमेनेज और निको लोपेज, इनके बारे में कुछ बातें कहनी हैं आगे। असिस्ट के मामले में लुइस रोमो और यहाँ से क्विनोनेस और अक्विनो। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। यहाँ से जिनियाक और यहाँ से जोनाथन रोड्रिगेज, इन दोनों को गलती से मिस मत कर लेना अगर स्टार्ट करते हैं तो। उसके बाद जो प्लेयर्स शायद लोग मिस कर जाएं, लेकिन आपको लेना है यहाँ से रिवेरो। अगर रोमो खेलते हैं तो बस उन दोनों में से कोई एक, अगर आप दोनों को मैनेज कर पाते हैं दोनों ही सही, और पिज़्ज़ारो कैरियोचा में से कोई एक, ठीक है। अभी क्या है कि अब सभी को लेने जाएंगे तो मिडफील्ड में थोड़ा जैम हो सकता है, तो फिलहाल के लिए इनका ऑप्शंस आप पकड़ के चलिए। बाकी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से किसको मैनेज करना है। डिफेंस में बात करी जाए तो मुझे किसी भी डिफेंडर से ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ से अल्द्रेत और एस्कोबार ये दोनों अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहाँ से डुएनास, ये तीन जो है अटैक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके सिवाय भी कुछ एक दो नाम और होंगे जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसके सिवाय खास कुछ मुझे तो नहीं लग रहा। आखिरी दो हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो क्रूज अजुल के जो गोलकीपर है कोरोना, उनको ज़्यादा सेव्स वगैरह करने पड़े थे देन नाहुएल गुज़मान जो कि टिग्रे के गोलकीपर हैं। बस इतना ही है, बाकी कोई खास प्रेफरेंस वगैरह नहीं है मुझे किसी भी टीम के गोलकीपर से। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। ऑफ कोर्स अगर कोई टीम यहाँ पे क्लीन शीट रख के जीतती है तो ये टीम तो हारने वाली है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन जो था 1-1 उसी हिसाब से मैंने बनाया है। और 1-1 अगर भी हो तो जैसे मैंने बताया कि इनके डिफेंडर ज़्यादा पॉइंट स्कोर करके देते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिफेंडर्स मैंने रखा नहीं है। सिर्फ एल्द्रेत को मैंने रखा है, जिनका नाम अभी देखा होगा आपने। मेज़ा सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं टिग्रे के होकर, कुछ हद तक ठीक ठाक स्टेटिस्टिक्स वगैरह इनके हैं, मेज़ा और साल्सेडो दोनों के ही। तो अगर आप चाहते हैं सेंट्रल डिफेंडर्स में से किसी एक को लेने का तो इन दोनों में से एक को आप ले सकते हैं। दिएगो रेस, जैसे मैंने बताया कि एक मैच खेले हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इनके स्टैटिस्टिक्स उस एक मैच में और जो बेंच से आकर जो इतने मैच उनको मौके मिले हैं उनमें इनका स्टैटिस्टिक्स बाकी जो स्टार्टर्स हैं, रेगुलर स्टार्टर्स, उनसे तो काफ़ी बेटर है। बाकी ऑप्शंस की बात करी जाए, लुइस रोड्रिगेज को मैंने रखा है, ये अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली रेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एस्कोबार ये राइट बैक में खेलेंगे, एल्द्रेत लेफ्ट बैक में, और राइट बैक में खेलते हैं एस्कोबार क्रूज अजुल की तरफ से। डुएनास ये सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं और इनके पास पासिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो डिफेंस में। मिडफील्ड में बात करी जाए तो क्विनोनेस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे ख्याल से। जितनी प्लेयर्स आप साइड मिडफील्डर के तौर पर देख रहे हो, डिफेंस और मिडफील्ड दोनों तरफ से ही ये कंट्रीब्यूशन रखते हैं और एक लिंकअप की तरह काम करते हैं। क्रॉसेस भी काफ़ी अच्छे खासे निकाल लेते हैं और शॉट्स ऑन टारगेट भी आप इनसे उम्मीद रख सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे रोमो, रिवेरो दोनों ही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। रिवेरो को तो आप गलती से मिस नहीं कर सकते, रोमो भी। डिफेंसिव क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही मतलब अगर समझ लीजिए रिवेरो 10 में से 1 शॉट ऑन टारगेट ले रहे हैं तो रोमो का वहाँ पर 2 शॉट ऑन टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों ही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्विनोनेस का तो मैंने बता दिया, और लूकास फर्नांडिस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिनियाक को मैंने स्ट्राइकर में रखा है तो ये फर्नांडिस मेरे लिए सेकंड स्ट्राइकर अटैकर के ऑप्शन है टिग्रे की तरफ से, ठीक है। और अटैकिंग थर्ड में आप देख सकते हैं जिनियाक, रोड्रिगेज और सैंटियागो जिमेनेज मेरे लिए 3 मेन अटैकर्स हैं। कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कराग्लियो अभी तक मुझे नहीं लगता ज़्यादा स्टार्ट्स इन्होंने करे हुए हैं, लेकिन जितने भी मैचेस इन्होंने खेले हैं ना मुझे तो काफ़ी पसंद आए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप रोड्रिगेज या जिनियाक के जगह पर तो इनको गलती से भी ले मत लेना। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं खेलता है या फिर अगर आपको तीसरा अटैकर ढूंढना है तो कराग्लियो को आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हर्नांडेज हैं जो रेगुलरली बहुत ही सही क्रॉसेस वगैरह निकालते हैं, लेकिन असिस्ट पोटेंशियल आप इनसे उम्मीद रख सकते हो। इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, गुल्डो पिज़्ज़ारो और कारियोका, इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। अगर मेन जो मिडफील्डर्स हमारे हैं वो नहीं खेलते हैं तो कंसिस्टेंट पॉइंट तो आप इनसे उम्मीद रख ही सकते हो, स्पेशली कारियोका से। ये पासिंग के भी बहुत ही सही प्लेयर हैं।
और क्रूज अज़ुल की तरफ से अगर मैं बात करूं तो योतून का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई नहीं खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैंने यही टीम जो है बना के रखी हुई है। डिफेंस में मैंने रखा था फाल्सेरो समझ लीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं खेलते हैं तो मैंने ऑप्शंस भी आपको दे दिए हैं। मिडफील्ड में 2-3 ऑप्शन दिए हैं, अटैक में एक, और डिफेंस में भी 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ से कोई प्लेयर तो नहीं खेलेंगे, यह हो रही रहा है मेक्सिकन लीग में, तो इसीलिए ये ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अगर आप अटैकिंग थर्ड में देख रहे हो तो रॉड्रिगेज और जिनियाक सही प्लेयर्स हैं टू बी एक देम कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, मैं कोई डाउट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अटैकिंग थर्ड में है। लेकिन पूरे मैच में मुझे लगता है जो प्लेयर्स आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट स्कोर करके देंगे वो हो सकते हैं यहाँ से रिवेरो, यहाँ से क्विनोनेस, या फिर कारियोका, गोल्डो बिज़ारो जैसे प्लेयर्स। ठीक है, क्लीन शीट मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है। अगर आप चाहते हो क्लीन शीट बनाना तो आप ये कि मिडफील्डरों से प्लेयर कम करके बना भी सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 क्वालिटी साइड्स की बात हो रही है और यहाँ पर कुछ टैक्टिकल मूवमेंट्स वगैरह होंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है आपको समझाने के लिए कहाँ कहाँ पे किस किस को लेना है, क्यों मैंने इस तरह का टीम फॉर्म करा है। सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी और साथ में अच्छा भी लगा होगा। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इन मैचेस में लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है। और एज ए डेमो टीम भी मैं कभी कभार टीम शेयर कर दिया करता हूँ, जिसको एज ए गाइडेंस लेकर आप अपनी टीम जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो आ जाइएगा, सब कुछ फ्री में है और सब कुछ आप ही के लिए है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।